नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अपने खास डिबेट शो में हम बात करेंगे आकाशीय बिजली के कहर की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी है। आकाशीय बिजली ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। प्रदेश भर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 13 लोगों की जान गई है। इसमें कई लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, झुलसे हुए हैं, इनका उपचार भी चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ साथ बिजली चमकने और बादल गरजने की भी घटनाएं हुई हैं। प्रदेश में अलग अलग जगह पर आकाशीय बिजली की घटनाओं में 13 लोगों की जान गई। राहत आयुक्त संजय गोयल ने एक बयान में कहा कि गाजीपुर में 4 लोगों की, कौशांबी में 3, कुशीनगर और चित्रकूट में 2-2, जबकि जौनपुर और चंदौली में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई। उधर बलिया, गाजीपुर और गोंडा में भी कई जानें गई हैं, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अपने इस डिबेट शो में हम अपने खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि ऐसे मौसम में आकाशीय बिजली से बचने के लिए हम क्या एहतियात बरत सकते हैं। साथ ही यह भी समझने की कोशिश होगी कि आकाशीय बिजली का कहर किस परिस्थितियों में देखने को ज्यादा मिलता है। आपको बता दें कि दरअसल जो अन्नदाता है वो अपने खेत में जरूर जाता है और उसके लिए वो नियमित एक प्रक्रिया है, लेकिन उसी बीच में एक दैवी आपदा को भी समझना होगा और उसके साथ साथ उससे हम कैसे कम से कम अपने आप को बचा सकते हैं, कहां पर हम एहतियात बरत सकते हैं। क्योंकि आकाशीय बिजली पर किसी का वश नहीं, ना इंसान का और ना ही किसके अलावा कोई और ऐसी शक्ति है। दैवी शक्ति के आगे सभी बेबस होते हैं, लेकिन उससे बचने के कुछ तरीके हो सकते हैं क्या? क्योंकि व्यवस्था जब सरकार देती है तो घटना के बाद मुआवजे का ऐलान होता है, मुआवजे की प्रक्रिया है। राहत आयुक्त इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और जहां पर किसका कितना नुकसान हुआ, चाहे वो जान का या फिर माल का यानी फसल का या फिर पशुधन का, उन तमाम परिस्थितियों में ये उनको मुआवजे के तौर पर राहत दी जा सकती है। लेकिन जान बचाने की कवायद भी क्या हो सकती है और कैसे? चूंकि मौसम विभाग इन तमाम चीजों को लेकर अलर्ट जारी करता है, अक्सर हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर कुछ घटनाएं जब होती हैं तो उसको पहले से ही अगर समझ लिया जाए तो कुछ एहतियात बरतकर उससे हम बच सकते हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर, बलिया, गोंडा, इन तीनों जगहों पर देखिए आकाशीय बिजली का कहर है। और गाजीपुर में आकाशीय बिजली का कहर जब दिखाई दिया तो यहां आकाशीय बिजली के कहर से 6 लोगों की जान गई। बलिया के गढ़वार थाना इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में 3 मासूम बच्चे आ गए। इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 1 बच्चा गंभीर रूप से घायल है। गोंडा में आकाशीय बिजली से 2 किसानों की भी जान गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब किसान अपने जानवरों को खेत पर चराने के लिए ले गया था, लेकिन उसके बाद उसको इस हादसे का शिकार होना पड़ा। यह दैवी आपदा का शिकार होना पड़ा। आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी घटनाएं, और जैसा मौसम विभाग ने अभी अलर्ट दिया है या फिर जो इनपुट्स हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये जो अभी महीना चल रहा और अगले महीने में भी आकाशीय बिजली का कहर हो सकता है। तो एहतियात हम क्या बरत सकते हैं? शहरों में ये चीजें कम दिखाई देती हैं, खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर उसका असर ज्यादा दिखाई देता है। इसके क्या मायने हैं ये भी हम वैज्ञानिक से समझेंगे और फिर उसमें एहतियात हम क्या बरतें। क्योंकि अन्नदाता को खेत पर जाना, अपनी फसल को देखना, परखना, उसकी रुपाई गुड़ाई करना, ये उसके लिए एक दैनिक प्रक्रिया है। साथ में तमाम जो उनके पशुधन है, उनके जो जीव जंतु हैं, उनको भी खेतों पर ले जाना, चराना, वो भी एक प्रक्रिया है। कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि खेत के इतर अगर हम देखें तो कई बार मकानों पर भी आकाशीय बिजली का कहर रहा, या फिर मकान के इर्द गिर्द जो परिसर है वहां पर भी, और उसमें भी नुकसान पशुधन का भी होता है। कई तरीके के नुकसान हमने देखे हैं। उससे बचाव क्या हो सकता है? हमारे साथ आलोक वर्मा साहब, किसान नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। डॉक्टर राजेश उपाध्याय साहब, वैज्ञानिक, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर मनीष अवस्थी हमारे साथ हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीष अवस्थी आपका भी। सबसे पहले आलोक वर्मा साहब, किसान नेता के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इस पर किसी का वश नहीं है। कई मामले होते हैं, कई घटनाएं होती हैं जिसपे हम देखते हैं कि सीधे तौर पर कहा जाता है कि प्रशासन लापरवाह है, सरकार लापरवाह है, या फिर वहां से लापरवाही बरती गई। यहां पर शायद मुझे नहीं लगता कि उस बात को कोई भी सीधा कह सकता है। ये एक दैवी आपदा है। हाँ, उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है मुआवजा देने की, उनको राहत पहुंचाने की, उसमें अभी क्या आपको वैसी ही ढिलाई दिख रही है, या लगता है कि हाँ, कम से कम दैवी आपदा में सक्रियता शासन, प्रशासन, सरकार की है? देखिए अतुल जी, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसानों की इतने ज्वलंत मुद्दा, जो आकाशीय बिजली से हमारे किसान भाई
13 लोग मर गए हैं, इसके बारे में आपने इस पर डिबेट की। अतुल जी, सबसे पहले बात यह है कि ये जो आकाशीय बिजली का ये प्रक्रिया है, ये किसी का कोई लिखा जोखा नहीं होता है, ये तो एकाएक होता है। और इसमें हमारे जो किसान भाई हैं, जिनकी मजबूरी है कि वो अपने खेतों में जाएंगे, अपने पशुओं को बांधेंगे, ये सारी चीजें जो है जरूरत में उनको करना पड़ता है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर आकाशीय बिजली गिर गई है तो शासन प्रशासन इसमें राहत का कैसे मदद करता है। जी। देखिए, राहत के नाम पे तो शासन प्रशासन आज की डेट में जीरो है। आपको भी पता है कि शासन की तरफ से घोषणाएं तो हो जाती हैं, और हम आप कई बार इस चैनल से कितनी बार डिबेट में बैठ चुके हैं, और आपने कितने ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाए जिसमें हम लोग सिर्फ डिबेट करते हैं। सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोग इसको आश्वासन देके जाते हैं कि हम इसको काम कराएंगे, लेकिन आज की डेट में ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने के कारण अभी देखिए उसमें मामला आएगा कि इसमें जांच की जाएगी, जांच करने के बाद उसको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, झूठ की बात है, लेकिन इसका कोई समाधान तो नहीं। देखिए, आज किसान एकदम ना आतंकी एकदम मरने के कगार पे। आप देख लीजिए, एक तो आकाशीय बिजली होगा, बेमौसम बरसात हो गई, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, तो ये किसान के तो ऐसे प्राकृतिक दंश है जिसको किसान को झेलना पड़ रहा है जी। और मैं तो प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि जो भी है उसको तत्काल अपने जिलाधिकारी को भेज करके मामले को दिखवाएं, और जो राहत यथासंभव हो सके उसको तुरंत कराना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर राजेश उपाध्याय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक वैज्ञानिक के तौर पर आप यहां पर कैसे इसको समझाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने अपने इंट्रो में ही कहा और खुद आलोक वर्मा भी कह रहे हैं कि इस पर किसी का वश है नहीं। आप भी मानते हैं ये दैवीय आपदा है, वो दैवीय प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। वो वैज्ञानिक तरीके से कुछ और हम देख सकते हैं, या फिर हम उसको आस्था विश्वास में ले जाएं तो कोई और उसमें बिंदु आ सकते हैं। उन सबसे इतर चूंकि किसान को अपने खेत पर जाना ही है, और ज्यादातर मैंने देखा है कि आकाशीय बिजली का कहर, खासतौर से हम भारतवर्ष की अगर बात करें तो ग्रामीण अंचल में दिखाई देता है कुछ पर्टिकुलर मौसम में। इससे कैसे बचाव हो सकता है, और इसमें क्या चेतावनी मिल सकती है, हिदायत मिल सकती है, या फिर सुरक्षा के तरीके बताए जा सकते हैं ताकि ग्रामीण अंचल के वो तमाम अन्नदाता, वो किसान, उनके परिवार, उनका पशुधन सुरक्षित रह पाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसा अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि बिल्कुल ही दैवीय आपदा जैसा है, इसमें किसी का जोर नहीं चलता है जी। तो इसमें किसी का जोर नहीं चलता, और ये कहाँ पर होगा, कब होगा, जैसा आपने बताया कि गांव के क्षेत्र में ज्यादा होती है ऐसी घटनाएं, शहर में नहीं होती, क्योंकि वहाँ तरह तरह की बिल्डिंग बनी होती है, बहुत सारे बिल्डिंग में प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं, जिस कारण ये घटना वहां कम होती है जी। और आबादी भी घनी होती है। घनी होने के कारण उसका जो प्रभाव और प्रकोप है वो काफी कम हो जाता है। लेकिन गांव के क्षेत्र में जब खरीफ के मौसम में किसान खेतों में अपने काम कर रहा होता है, उस समय क्या होता है कि एकदम खुला आसमान होता है और बिजली कड़कती है, और वो अपने को न्यूट्रलाइज करने के लिए निगेटिव से पॉजिटिव, पृथ्वी में पॉजिटिव धनात्मक आवेश होता है, वहां तक जाने की कोशिश करती है, और उस दौरान वहां पर काफी नुकसान होता है जो आदमी खेतों में काम कर रहा होता है जी। इसमें देखिए, पहले से कोई ऐसी बचाव के साधन कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि जो हम बता पाए कि इसको अब यहाँ बिजली नहीं गिरेगी, पर किस तरह से बचा जा सकता है वो जरूर कुछ चीजें हैं जो हम लोग बता सकते हैं आज की डेट में। जी बिल्कुल। तो देखिए, जब भी कभी बिजली गिरनी हो, जैसे किसान कई लोग खेतों में काम कर रहे हैं, तो सब दूर दूर हो जाएं, एक साथ झुंड बना के न रहें, जिससे कि जब बिजली गिरे तो वो ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर जाती है जमीन के अंदर, तो कम से कम नुकसान पहुंचा पाए, कम से कम लोगों को क्षति पहुंचे। तो एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा, अगर किसान खेतों में काम कर रहा है तो तुरंत वहां लेटे नहीं जमीन पे, एकदम घुटने के बल बैठ जाए और सर नीचे करके एड़ी के बल अगर हो सके तो रहे, तो उसे कम से कम नुकसान होगा। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाती है इसी आकाशीय बिजली गिरने से, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड भी दिया जा सकता है, जहां भी किसी को नुकसान होता है बिजली गिरने से, तो उसको नाड़ी देखें आप, अगर वो ठीक है तो तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें, जो भी साधन हो। और बिजली मुख्यतः उसे दो जगह ज्यादा आघात होता है,
एक तो उसे नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है जी। और दूसरा कभी कभी हार्ट अटैक की समस्याएं भी होती हैं उसके साथ। जलना तो बहुत स्वाभाविक है, बिजली गिरेगी तो जलेगा ही, लेकिन दो स्थानों पर ज्यादा जलन दिखेगी आपको निशान, एक जहां से बिजली आई उसके बॉडी में और दूसरी जहां से निकली, तो ऐसी जगह को ज्यादा नुकसान होता है और जितना जल जाता है उसे रिकवर करना तो बहुत ही मुश्किल है। परंतु जितना बच सके, जैसे सिंगल अकेला कोई पेड़ खड़ा है खेतों में, वहां भी ना खड़े हो, वहां भी खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। अगर कहीं कई पेड़ हैं, घनत्व में ज्यादा पेड़ हैं, इकट्ठा है या बगीचा जैसा है, तो वहां जरूर आश्रय ले सकते हैं। या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग, बहुत महत्वपूर्ण आपने 2-3 बिंदु बताए डॉक्टर राजेश, और मैं इस पर बाद में आपसे चर्चा में आऊंगा। और जैसा आप कह रहे थे उसी का जिक्र मैं भी करने वाला था, इंजरीज किस तरीके की होती हैं और फिर उससे बचाव कैसे हो सकता है। डॉक्टर मनीष अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष अवस्थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंजरीज की अगर बात करें तो आकाशीय बिजली से इंजरीज किस तरीके की, जैसा राजेश उपाध्याय साहब ने बताया है कि एक तो जलना और झुलसना होता है, उसमें हमने कई घटनाएं, और मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर बहुत साल पहले एक घटना देखी थी जिसमें एक साथ आकाशीय बिजली से 6 लोग ऐसे जले थे कि पलक झपकते ही सब कुछ राख हो गया। उसमें एक घटना और मैं ऐड ऑन करूंगा जिसका जिक्र यहां पर डॉक्टर राजेश उपाध्याय ने किया कि जो एक पेड़ है, कहीं पर अगर दूर दराज इलाके में एक पेड़ है तो वहां पर खतरा और बढ़ जाता है अगर आप उसके नीचे आड़ लेते हैं। और मैंने उस घटना को भी देखा है कि एक बड़ा सा विशाल पेड़ 1 मिनट के अंदर या उससे भी कम समय में जलकर राख हो गया आकाशीय बिजली से। यहां पर इंजरीज किस तरीके की होती हैं ऐसी घटनाओं में, जो लोग घायल होकर आते हैं या फिर उनके साथ कुछ उससे ज्यादा घटना होती है? बिल्कुल, ये जैसे डॉक्टर उपाध्याय ने भी बताया, इसमें इंजरीज क्रूशियल बर्न इंजरीज होती है, डीप टिश्यू बर्न होता है। इससे बचने, हम लोग के इमरजेंसी में इस तरह के केसेस अक्सर आते रहते हैं, तो इसमें बचाव के लिए इंसान को ये चाहिए कि फ्लूइड मेंटेनेंस सबसे पहले देखा जाता है। अगर वो पेशेंट शॉक में नहीं है तो उसका फ्लूइड मेंटेनेंस करके शॉक जो बर्न इंजरी है उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और जहां तक होता है कभी-कभी प्लास्टिक सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हाई वोल्टेज करंट होता है, तो इसमें हम लोग को बचने के लिए कार्डियक एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो एबनॉर्मल है और वो पेशेंट शॉक में जा रहा है तो उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं और रेयर होते हैं। चलिए, यानी नर्व सिस्टम, उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट की प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ झुलसना और इंजरीज किस और तरीके की हो सकती है, इस पर आपने फोकस किया। लेकिन डॉक्टर मनीष अवस्थी, एक डॉक्टर के तौर पर आप बेहतर बता पाएंगे, और मैं जानना चाहता हूं, मैं फिर राजेश उपाध्याय जी से भी पूछूंगा इस बारे में, क्या इसके लिए एक कोई अलग व्यवस्था की गई है सरकारी तौर पर? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस तरीके के घायलों के लिए हमारे सिस्टम में किसी भी प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर त्वरित उनको राहत के लिए क्या कोई व्यवस्था है, और है तो उसका लाभ भी मिल पाता है? हमारे यहाँ की सरकारी व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में, वो अगर दूर दराज गांवों में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जिसके द्वारा मरीज का तुरंत उपचार किया जाता है, प्राथमिक उपचार किया जाता है। अगर वो मरीज ज्यादा गंभीर है तो उसके लिए हमारे यहाँ रेफरल एम्बुलेंसेज हैं जो उनको सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाती हैं। वहां पर हमारे यहाँ कैजुअलिटी केयर वार्ड्स हैं, बर्न यूनिट है, जिससे हम लोग मरीज का उपचार कर सकते हैं। चलिए, यानी जो नॉर्मल प्रक्रियाएं अन्य घटनाओं के लिए होती हैं, कमोबेश उनमें भी इन्हीं तमाम चीजों को ऐड ऑन किया गया है, या ऐसी घटनाओं को भी, या इस तरीके से कोई इंजरीज होती हैं तो उनको भी उसी प्रक्रिया के साथ ही आगे व्यवस्था दी जाती है। लेकिन आलोक वर्मा साहब, जैसा आपने कहा कि किसान परेशान है, किसान भुखमरी की कगार पर है, बड़ा दुखद होता है। हमारे देश का अन्नदाता जो हमारा पेट पालता है, हम उसको खुद कहते हैं कि वो भुखमरी की कगार पर है। हकीकत भी है, और इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। वो अलग बात है कि आज जो विपक्ष में बैठे हैं, इस वक्त की सत्ता पक्ष को कोसेंगे, सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो कहेंगे सारी व्यवस्था बदल दी है। इस पूरे मामले में जैसा डॉक्टर राजेश उपाध्याय ने बताया कि बहुत अलर्ट भी हम नहीं कर सकते, हम उसमें कुछ एहतियात बरत सकते हैं। अब किसान अपने खेत पर पशु को चराने लेकर जा रहा है तो वो भी मस्ती में रहता है, पशु भी मस्ती में रहते हैं, और दोनों का फोकस रहता है कि उसका पेट भर जाए, और किसान का ये फोकस रहता है कि पेट भरने के साथ ही पशु को अपने वापस लेकर जाए। अब वो कहां सोचेगा बैठ के कि आकाशीय बिजली अभी गिरने वाली है, और ना ही इसमें इतना समय मिलता है कि वो सोचे और उसको दिखाई दे कि यहां बिजली गिर रही है और वो भाग के उन तमाम व्यवस्थाओं को अपना ले, या फिर वो जो हिदायत हो सकती थी उसका उपयोग करके अपने आप को बचा ले। यहां पर उसके बाद राहत की बात आती है। क्या वाकई बदलाव कुछ आया है?
और जैसे आज इस घटनाक्रम में या 1-2 दिन के घटना में जो आंकड़े निकल कर आए, तो राहत आयुक्त की तरफ से तुरंत घोषणा की गई है। ये बदलाव है, इसका लाभ मिल पा रहा है उसी तरीके से, या सिर्फ बदलाव का एक चर्चा है और एक पैकेज का ऐलान हो जाता है? अतुल जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी घोषणाएं हमारे यहाँ होती हैं, अगर वो जमीनी हकीकत में पहुंच जाए तो ये देश वाकई में सोने की चिड़िया बन जाए। यहाँ का किसान से लेकर बेरोजगार हर आदमी एकदम स्वस्थ मस्त हो जाए। लेकिन ये जो राहत आयुक्त की तरफ बात कही गई है कि हमने इसमें पैकेज दे दिया है, आप इसकी लगातार मॉनिटरिंग करिएगा और इसमें देखिएगा कि आखिरी में क्या होता है। ये घोषणा भी इनकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी और किसान जैसे को तैसे रहेगा। अतुल जी, इस देश में किसान और जवान ही ऐसे दो व्यक्ति हैं कि जवान को बॉर्डर पे ये नहीं पता होता है कि दुश्मन की गोली कब, कहां और कैसे आएगी, और किसान को इसी तरह प्राकृतिक आपदा कब, कहां और कैसे आएगी, इसकी कोई जानकारी नहीं होती। वो लेकिन अपनी मौत को आते हुए भी बहुत स्वस्थ और मस्त होकर देखता है। जैसे आपने कहा कि वो पशुओं को चराने जाता है, वो भी मस्ती में रहता है, उसका पशु भी मस्ती में रहता है। इस प्रकार किसान अपने जान की बाजी लगा करके देश का पेट भर रहा है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो तत्काल स्वयं इस मामले का संज्ञान ले और उसमें एक विशेष कमेटी बना करके किसान को हर संभव राहत पहुंचाने का काम करे, क्योंकि किसान आज की डेट में अतुल जी पूरी तरह से परेशान है। हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है, हमारा धान कितना तौला जाएगा ये भी नहीं पता हो रहा है, हमारा 15,000 करोड़ रुपए लगभग गन्ने का भुगतान बाकी है, वो हम देख रहे हैं। और ऊपर से केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लेके आई है, हम लोग उसके चक्कर में फंसे हुए हैं। तो आप ये बताओ, हर तरफ से तो किसान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, तो हम ये कैसे मान लें? आप इसकी, मैं तो अतुल जी आपसे मांग करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से इसकी रोज मॉनिटरिंग कराइए। जब तक जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको इसका पूरा राहत न मिल जाए, तब तक इसकी रोज मॉनिटरिंग कराइए। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बिल्कुल हम ये कोशिश भी करते हैं कि फॉलोअप लेते रहे। और जैसा आपने कहा, उसमें भी देखिए 2-3 चीजें हैं जो आप कह रहे हैं। आलोक वर्मा साहब की 3 अध्यादेश आए हैं, उसको लेकर भी आप लोग परेशान हैं। वहां पर देखिए राजनीति भी जबरदस्त हावी है। उस अध्यादेश के कई बिंदु हैं जो वाकई लाभकारी हैं और कई बिंदु ऐसे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए। आपने कहा 15,000 करोड़ का बकाया है। मौजूदा सरकार तर्क देती है कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का गन्ना भुगतान हमने बकाया किया, अब 15,000 करोड़ का रह गया है, वो भी हम करेंगे। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं वो कहेंगे नहीं, 15,000 का ही क्यों बाकी रह गया है, वो 1.5 लाख करोड़ वाला कैसे नहीं। उनसे भी सवाल तब पूछा जाता था, वो कहते थे कि हम कर देंगे। तो ये राजनीति का हिस्सा है। डॉक्टर राजेश उपाध्याय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा बहुत ज्यादा इसमें गुंजाइश नहीं होती है, कुछ एहतियात तो बरते, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि वो एहतियात कहना तो आसान है या आप बता सकते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक तौर पर अपनाना आम जीवन में उतना आसान नहीं है। क्या यहाँ पर आज हमारी टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके की डेवलप हो पाई है, या इस पर आप लोगों का कोई फोकस है, या फिर कुछ इस पर रिसर्च चल रही है कि कम से कम इन चीजों को लेकर और पर्टिकुलर कोई सीजन है जिसमें अलर्ट जैसा कुछ जारी किया जाए? क्योंकि हमने देखा है विदेशों की अगर हम बात करें, हमारे देश में भी तटीय इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, समंदर का इलाका है, वहां पर अगर कुछ इस तरीके की घटना होने वाली होती है, स्टॉर्म आना है या सुनामी जैसी घटना है या फिर किसी और तरीके की आधी कोई तूफान, तो अलर्ट आ जाता है और उससे हम अपने आप को बचाने के लिए सरकारी मदद से कम कुछ बातें करते हैं, कुछ कदम उठाते हैं। लेकिन उससे इतर अगर हम आकाशीय बिजली से देखें तो हर साल कई मौतें होती हैं प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में, लेकिन अब तक उसको लेकर कोई स्थायी तौर पर कोई चीज नहीं निकल कर आई। क्या इसमें भविष्य में कुछ हो सकता है, अभी चल रहा? जी, जैसे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और आपको बता दूं इस पे काफी कार्य चल रहा है कि हम इसका पूर्वानुमान कुछ पता कर सकें, जिससे कम से कम नुकसान कराया जा सके। देखिए, इसमें तो एक हम लोग रिमोट सेंसिंग से मैं संबंधित हूँ। इस तकनीक के माध्यम से एक जीआईएस का मैप बनाया जा सकता है पूरे देश का, कि कहां पर प्रति वर्ष या कितनी बार कहां पर बिजली गिर रही है। आप पाएंगे, अगर उसको अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि एक पर्टिकुलर स्थान पर, एक ही विशेष स्थान पर कई बार बिजली गिरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उस
हाँ, भौगोलिक सूचना प्रणाली को ध्यान में रखते हुए मैप बनाए जाते हैं, जिससे इंटेंसिटी पता चलेगी और कितनी बार वहां पर बिजली गिरी है या उसके आसपास गिरी है। इस नक्शे को लेकर मेट्रोलॉजी विभाग, जो मौसम विभाग है, उसके हिसाब से एक फोरकास्ट की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे संभावनाएं बचाव की हो सकती हैं। इसमें काफी कुछ कार्य भी किया भी जा रहा है और जीआईएस का मैप भी बहुत जगह बन पा रहा है, लेकिन डाटा अगर सही उपलब्ध हो जाए तो इसमें काफी कार्य हो सकता है। डॉक्टर राजेश उपाध्याय, मैं रोक कर आपसे एक और सवाल लूंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं डॉक्टर मनीष अवस्थी के पास जाऊंगा। देखिए, जो घटनाएं हो रही हैं और उसमें दुखद ये होता है कि उसमें लोग घायल होते हैं या फिर उनको हताहत होना पड़ता है या उनकी मौत होती है या पशुधन का नुकसान होता है, ये अपने आप में बहुत दुखद है। लेकिन उसमें एक पहलू मैं जरूर उठाना चाहूंगा और आप चूंकि वैज्ञानिक हैं तो आपसे जानना चाहूंगा। मैंने ग्रामीण अंचल में देखा है और कई बार मैंने शहरी अंचल में भी सुना है, लोग इसको विश्वास, अंधविश्वास, आस्था, धर्म इनसे भी जोड़ने लगते हैं। और जैसा आपने जिक्र किया कि आप चूंकि रिमोट सेंसिंग के एक्सपर्ट हैं और या इसकी मैपिंग पर आप चर्चा कर रहे थे कि इसको लेकर काम भी हो रहा है प्रदेश में या देश में, पर्टिकुलर कुछ जगहें होती हैं जिसको अगर हम रूटीन में देखें तो साल दर साल में वहां पर तो घटनाएं जरूर होती हैं और वहीं से अंधविश्वास पैदा होता है। कई बार मैंने सुना है कि नहीं, इस बार भी देखो यही होगा और इस बार भी यहां नुकसान हुआ है, तो देखो इसने किया था गलत इसलिए गया और वहां पर ऐसा हुआ। इससे तो कम से कम हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो एक प्रक्रिया है और ऐसी चिन्हित जगहें हैं जरूर। जी जी, बिल्कुल नहीं है। जी जी, उन्हीं चिन्हित जगहों को हमें आइडेंटिफाई कर लेना है और वहां बचाव के कुछ उपाय हम जो कर सकते हैं उसको किया जा सकता है। कोई ऐसा टावर बनाए जो उसको अर्थिंग नीचे जमीन तक दे सके, तो जिससे कि माने अगर वहां आसपास बिजली गिरे तो उसी टावर के थ्रू जमीन में वो न्यूट्रलाइज हो जाए। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। और मौसम विभाग द्वारा जो हमें फोरकास्ट किया जाता है, मिलता है, प्राप्त होता है, उसमें भी एक अलर्ट जारी किया जा सकता है ग्रामीण इलाकों में खास करके कि इस समय भारी बारिश या बादल आने की संभावनाएं है, तूफान आने की, तो ऐसे समय बाहर निकलने से बचे। ये अलर्ट सिस्टम जारी किया जा सकता है। चलिए, मैंने इसीलिए पूछा था सर कि ये अलर्ट सिस्टम क्यों नहीं जारी किया जा सकता है, क्योंकि तमाम देशों में इसको लेकर जो आपने टावर सिस्टम की बात की, ऑब्जर्व करने की बात की, उन पर काम भी हुआ है और वहां पर वो लागू भी है। हमारे यहां भी हो सकता था, लेकिन देखिए वही है ना, अब आलोक वर्मा साहब फिर से वही बात आ जाएगी, उसने तो नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया। अब किसने कितना किया था, और सोने की चिड़िया तो पहले ही भारत था, अब फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा नहीं बन पाएगा वो तो ये नेता ही बताएंगे। लेकिन डॉक्टर मनीष अवस्थी, मैं आपसे फिर से जानना चाहूंगा, मौजूदा जो यहां पर सवाल यही है, इंजरीज, एक डॉक्टर के तौर पर आपने बताया और जैसा राजेश जी ने बताया कि दो तो खास तौर पर होते हैं, अगर वो व्यक्ति उसका दम नहीं घुट जाए या फिर उसकी मौत ना हो जाए, उसके अलावा भी अगर वो जीवित रहता है तो फ्यूचर में भी उसके लिए दिक्कतें हैं। वहां पर किस तरीके से उनको सावधानी बरतनी होती है, अगर पैरालिसिस अटैक टाइप कुछ हो गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ या फिर नर्व पर कोई असर आया तो उसका भी असर बॉडी के हिस्सों पर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबसे ज्यादा जो रोगी है तो उसको सीधे जमीन पे लिटा देना चाहिए, उसको मुंह से बिल्कुल पानी या खाने की चीजें नहीं देनी चाहिए जिससे उसको एस्फिक्सिया ना हो जाए, दम ना घुटे, और साथ में उसको सीधे स्ट्रेचर पे लिटा के नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर उसको कार्डियक एक्टिविटी एबनॉर्मल है तो हमें हमारे यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको प्राथमिक उपचार देते हैं और सलाइन वगैरह देते हैं, और उनको हम लोग एम्बुलेंस से, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस से सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजते हैं जहाँ पे उनकी कार्डियक एक्टिविटीज के लिए हम लोग वर्क करते हैं। अगर वो पेशेंट बर्न का है तो उसको सावधानी साफ तौर पे रखनी चाहिए, हमें गंदा कपड़ा उसके ऊपर नहीं डालना है, किसी भी प्रकार से उसको नहीं टच करना है, लोकली उसके ऊपर साफ पानी से उसके घाव को एक बार धो देना चाहिए और उसके बाद में उसको अस्पताल भेजना चाहिए, जिसके बाद में उसका प्राथमिक उपचार होता है। अगर डीप टिश्यू बर्न है तो उसको सर्जरी तक की नौबत आती है। ठीक है डॉक्टर राजेश उपाध्याय, बहुत जल्दी से समय अब नहीं है, एक छोटा सा कमेंट मैं और आपसे चाहूंगा। सरकारें आती हैं, उस पर योजनाएं बनती हैं, काम चलता है और इस पर भी काम तमाम सरकारों में चल रहा होगा। अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई वैज्ञानिक पहलू पर, वो चाहे किसान की खेती के वैज्ञानिक पहलू हो, आयाम हो, या फिर उसके अलावा और अन्य चीजें। बदलाव हो रहा है, उस पर काम तेज गति से हो रहा है या सिर्फ बातें ही हो रही हैं?
नहीं सर, काम तो चल रहा है, बदलाव अब काफ़ी तेजी पकड़ भी रहा है, ऐसा नहीं है। सारी परियोजनाओं में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो बदलाव तो हम कहेंगे कि हो रहा है। चलिए, यानी रिसर्च इस पर जारी है। भविष्य में हम कह कार्य भी कर सकते रहे हैं कि बाकी जो अन्य इस दिशा देशों में- की तरह यहां पर भी वो सुविधाएं आ जाएंगी या फिर उन व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा, ताकि कम से कम हम दैवीय जो आपदा है उसको रोक नहीं सकते तो उससे नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। उस स्तर पर अगर हम व्यवस्था करें तो शायद कुछ लाभ मिले। बहुत शुक्रिया आलोक वर्मा जी आपका, डॉक्टर राजेश उपाध्याय आपका और डॉक्टर मनीष अवस्थी आपका भी। तो आकाशीय बिजली हर साल की बात और हर साल कुछ ऐसा ही नुकसान, और खासतौर से मैं फिर से कहता हूं कि ग्रामीण अंचल में ही, यानी हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, उसका पशु या फिर उनका परिवार, उनको ही नुकसान होता है और साथ में उनके वृक्ष, उनकी फसलें। वहां पर मुआवजे का ऐलान होता है, कई बार मिल भी जाता है, कई बार उसमें भी मलाई काटने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले अपना हिस्सा बचा लेते हैं या फिर अपना हिस्सा ले लेते हैं। वो व्यवस्थाएं चल रही हैं, चलती रहेंगी, कब सुधरेंगी नहीं पता, लेकिन फिलहाल राहत का ऐलान अगर है तो जल्द से जल्द उस पर ऐलान पर काम भी हो, वो पूरा भी हो, और साथ में घटनाएं कम हो, इस पर तो वश नहीं, लेकिन नुकसान कम हो, इसको लेकर भी काम तेजी से हो। नमस्कार। साफ करो अपना कमरा। यूनिबिक। रोहन, शांताबाई तुम्हारा कमरा साफ करेंगे। प्रेजेंटिंग यूनिबिक चोको चिप कुकीज। यूनिबिक खाओ, लाइफ का लेवल बढ़ाओ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplas@picadly.com। I need a clean घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी, कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे